हेलो स्टूडेंट, टैगोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले लेक्चर में बात की थी मोल कंसेप्ट के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। देखो क्वांटम संख्याएं क्या होती है। क्वांटम संख्या, देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर अपने को स्थिति के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो ये क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे, जैसे मान लो अपने को कोई एड्रेस पूछे तो जैसे मान लो अपने को बताते हैं अपन कोई जयपुर से है, फिर जयपुर से है तो प्रॉपर लोकेशन पता नहीं चलती इसमें। फिर जयपुर के बाद बताते हैं अपन जोबनेर से है, फिर जोबनेर से भी अपने को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती भाई जोबनेर में कहां से हो, तो अपन बताते हैं भाई टैगोर विद्या मंदिर से है, अपन टीवीएम से है। फिर भी अपने को टीवीएम में भी अपने को फिक्स लोकेशन पता नहीं चलेगी। अरे भाई टीवीएम में है लेकिन टीवीएम में कौन सी क्लास में है, जैसे मान लो अपन ने बात कर ली 12th क्लास में है अपन, तो ये सभी स्टेप बाय स्टेप है। ये इसी प्रकार से क्वांटम नंबर भी है, जैसे जयपुर में है, जयपुर में कहां से है, जोबनेर में कहां से है, टीवीएम से है, और टीवीएम में भी कौन सी क्लास में है, 12th में है। इस प्रकार से किसी भी लोकेशन को पूरा जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने को सभी चीजें ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखने के लिए क्वांटम नंबर की पूरी डिटेल्स अपने को जानकारी होना आवश्यक है। देखो क्वांटम संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है। देखो क्वांटम नंबर्स को अपन 4 भागों में डिवाइड कर रखा है अपन ने, N, L, M और S। N, L, M और S, ये चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हैं। अब ये N किसको रिप्रेजेंट करता है, L किसको रिप्रेजेंट करता है, M किसको रिप्रेजेंट करता है और S किसको रिप्रेजेंट करता है। ये N cos को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, cos। और इस क्वांटम नंबर को क्या बोला जाएगा, इस क्वांटम नंबर को बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद में आता है L। अब इस L को कौन सी क्वांटम संख्या बोली जाती है, इसको नाम दिया जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, यहां पर है ये N है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद में बारी आती है M की। अब M को कौन सा क्वांटम नंबर बोला जाता है, इसका है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। N को बोला जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद में बारी आती है S की। S को बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। N को क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। L को क्या बोला जाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। M को क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और S को क्या बोला जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये N, L, M, S ये क्वांटम संख्याओं का तो नाम तो पता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं। देखो यहाँ पर N कोस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि L उपकोस को रिप्रेजेंट करता है। ये कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये L उपकोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोस, उपकोस और M करता है कक्षक को। M रिप्रेजेंट करता है कक्षक को, और एक कक्षक होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने की संभावना होती है। हो सकता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो और हो सकता है 2 भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन 2 से ज्यादा तो नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि उसका जब 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दोनों में अगर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। तो एक को क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो एक का मान तो रख दिया जाता है +½ और एक का मान रख दिया जाता है -½ इस प्रकार से ये 2 चक्रण आ गए, 2 स्पिन आ गए इसके। तो इसको कोस, उपकोस, कक्षक और इसको S को बोला जाता है चक्रण। इस S को बोला जाता है चक्रण। इस प्रकार से 4 क्वांटम संख्या हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखो कभी कभार इनके खोजकर्ता के नाम भी हुज बाय डिस्कवर्ड नाम पूछ लिया जाता है, भाई किसने खोज की थी इसकी, तो इसकी खोज की थी बोर ने। निल्स
बोर के, इसकी खोज की थी। इसके बाद में आता है द्विघाती क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। दोनों ही क्वांटम संख्याएं सोमरफेल्ड द्वारा खोजी गई। दोनों ही क्वांटम संख्याएं किसके द्वारा खोजी गई? सोमरफेल्ड के द्वारा। देखो ये बोर के द्वारा खोजी गई और ये सोमरफेल्ड के द्वारा खोजी गई। अब इन दोनों का ही 1940 से लेकर 1915 के मध्य इनको खोजा गया। इसके बाद में आता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्याओं को गोल्ड स्मिथ ने खोजा था। किसने खोजा था? गोल्ड स्मिथ ने। और एक नाम और जोड़ा जाता है इसके साथ, यूविलेव। यूविलेव इसके साथ गोल्ड स्मिथ है, तो इसके साथ एक और नाम जोड़ा जाता है, यूविलेव। अब देखो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघाती क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करते हैं n, l, m और s। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोस, ये कोस को, ये कक्षक को और ये चक्रण को। इसकी खोज किसने की थी? बोर ने। इसकी खोज किसने की थी? सोमरफेल्ड ने। और इसकी खोज किसने की थी? गोल्ड स्मिथ ने। अब देखो इसमें एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट और आता है कि ये जो तीनों क्वांटम संख्या है और ये एक अलग क्वांटम संख्या है, इसका मान, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसका मान इन तीनों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। बाकी ये तीनों आपस में डिपेंड करती है कि n का मान देखने पर हमारे को पता चलेगा कि द्विघाती क्वांटम संख्या का मान कितना रखना है। द्विघाती क्वांटम संख्या का मान रखने के बाद हमारे को पता लगेगा कि m का मान कितना आएगा, जबकि इन तीनों का मान कितना ही हो आपस में, ये इन तीनों पर बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा, बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। तो ये तीनों एक ग्रुप में रखा जाता है, जबकि चक्रण क्वांटम संख्याओं को एक ग्रुप में रखा जाता है। देखो इनमें एक भिन्नता का आधार और है। इन तीन, अपन जो चारों क्वांटम संख्या है इनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। जो n, l, m और s है, ये तीनों ही जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है, जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है उस पर निर्भर है n, l, m। और जबकि ये s है, इस श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से बिल्कुल ही स्वतंत्र है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या श्रोडिंगर के तरंग फलन पर निर्भर नहीं करती? उसमें चारों ही ऑप्शन में दिया गया, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? s, स्पिन। इसके बाद में अपन एक एक से चर्चा करेंगे। अपन सबसे पहले चर्चा करें अपन n के बारे में। देखो n है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये n मुख्य क्वांटम संख्या है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कोस को। इसको रिप्रेजेंट करता है कोस। यहां पर कोस की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5। जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। इसका मान कितना हो सकता है? 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर इसका जीरो आ रहा है वैल्यू, जीरो वैल्यू नहीं आएगी इसकी जीरो वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद में देखो ये कोस है, तो हो सकता है पहला कोस, दूसरा कोस, तीसरा कोस, चौथा कोस, पांचवा कोस। तो जब ये रहा नाभिक, ये क्या है? नाभिक। नाभिक के बाहर ये रहा पहला कोस, ये रहा दूसरा कोस, ये रहा तीसरा कोस। अब ये बताओ, जब ये नाभिक है तो नाभिक के केंद्र से लेकर जो बाह्य सीधी दूरी है, जो बाह्यतम कोश की सीधी दूरी है, उसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या। इसका मतलब ये त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उस कोश का आकार उतना ही क्या होगा? ज्यादा। उस परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कोश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? आकार। वैसे 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 क्या बढ़ेगा? आकार। तो n डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आकार। इसका मतलब हुआ कि n का मान जितना ज्यादा होगा आकार उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद में देखो ये n है, तो इसको r = 0.529 into n² अपॉन में z एंगस्ट्रॉम। r = 0.529
इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। अब ये बताओ यहां पर मैं एन का मान बढ़ाऊंगा मैं, तो बताओ आर का मान भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ेगा। इसके बाद में ये निर्भर करता है ऊर्जा पर भी, एन और ऊर्जा भी एन पर निर्भर करती है। कैसे देखो, E इज इक्वल टू माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। E इज इक्वल टू माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और इसको वैल्यू दी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो अब ये बताओ कि ये E डिपेंड है कि एन पर, तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस में 1 अपॉन में एन स्क्वायर। तो ये E किस पर निर्भर कर रहा है? एन पर। इस प्रकार से किसी की भी ऊर्जा देखनी है वो भी डिपेंड किस पर करेगी? एन पर। किसी की त्रिज्या देखनी है वो भी डिपेंड किस पर करेगी? एन पर। अगर अपन वेग की बात करें तो v इज इक्वल टू 2.18 into 10⁶ into z/n आता है या नहीं? और ये 6 है तो ये किसमें आएगा? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। चलो अब ये बताओ v इज इक्वल टू 2.18 into 10⁶ z/n है, तो बताओ इसमें भी n आया नहीं? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में n आया या नहीं? ठीक है। अब ये देखो जब यहाँ पर n नीचे डिवाइड में है और ये ऊपर है, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे v घटेगा नहीं? घटेगा। इसका मतलब जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? n पर। इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि जो n है वो त्रिज्या को भी प्रभावित करेगा, ऊर्जा को भी प्रभावित करेगा और वेग को भी प्रभावित करेगा। अब आगे देखते हैं अपन n का मान। जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ जाएगी। अपन अब n और किस पर निर्भर करेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। n देखो जो कोणीय संवेग है, n जो कोणीय संवेग है उस पर भी क्या करेगा? निर्भर। लेकिन कोणीय संवेग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोणीय संवेग भी दो होंगे, एक तो कक्षीय और एक होता है पक्षीय। देखो इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है कक्षीय, एक होता है कक्षीय। एक तो होता है कक्षीय और एक होता है कक्षीय। देखो यहाँ पर ये कक्षीय आ रहा है तो ये तो निर्भर करेगा n पर, और ये कक्षीय किस पर आएगा? l पर। इसकी चर्चा आगे करेंगे, इसका मान क्या होगा अभी देखेंगे। देखो कक्षीय कोणीय संवेग यानी कि ऑर्बिट एंगुलर मूवमेंट, ऑर्बिट एंगुलर मूवमेंट। देखिए यहां पर ये कक्षीय आ रहा है, इसका मतलब यहां पर मीनिंग याद रखनी है ऑर्बिट। जैसे यहां पर ऑर्बिट आया, देखो हिंदी की तुलना में इंग्लिश में आसानी से अपन कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। तो यहां पर ऑर्बिट आया तो यहां पर क्या आएगा? n। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए? कक्षीय कोणीय संवेग बराबर n s अपन क्या कर देंगे अपन 2 पाई। कक्षीय कोणीय संवेग के लिए क्या कर देंगे अपन? कक्षीय कोणीय संवेग के लिए n s अपन में 2 पाई। तो पूछ सकता है कि तृतीय कोश का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करो। तृतीय कोश का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करो, तो अपन क्या करेंगे? तृतीय कोश का पूछ रहा है तो तृतीय कोश का पूछ रहा है तो अपन तो ये बराबर हो जाएगा n h अपॉन में 2 पाई बराबर हो जाएगा n का मान अपन कितना रखेंगे? तृतीय कोश दे रखा है तो 3 रख दो, तो 3h अपॉन में 2 पाई। देखो अपन n h अपॉन में 2 पाई। अब क्या कर सकता है? यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान 1 2 3 4 दे रखा है अपन को। इसको अपन इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर एक n का मान कोस का मान हो सकता है 1 2
3 4 5 6 इस प्रकार से हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कोस है, ये तो कोस है। अब कोस को इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से किस प्रकार इसको प्रदर्शित करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ए का है तो इसका मान आ गया के, इसका मान एल एम एन ओ पी। अपन को किस में रखना है, कैपिटल में रखना है इसका मान। तो एक के लिए क्या बोलता है के, दो के लिए एल, तीन के लिए एम एन ओ पी। पूछ सकता है भाई पी कोस का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करो। पी कोस का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करो। तो पी कोस का कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करो। देखो पी कोस का पूछ रहा है तो पहले को हमारे को ये पता होना चाहिए पी कोस कितने नंबर पे आता है। तो बताओ पी कोस कहाँ है, ये रहा, ये कितने नंबर पे आया है 6। तो इसका मतलब n h अपॉन में 2 पाई होता है। कक्षीय कोण से क्या होता है, n h अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू n का मान रख दो 6 h अपॉन में 2 पाई, 2 से 2 ये डिवाइड किया तो 3h अपॉन में 2 पाई, ये 2 से 2 कट गया तो 3h अपॉन में क्या गया पाई, 3h अपॉन में क्या गया पाई। तो ये इसका p कोस का कक्षीय कोणीय संवेग का मान हो गया 3h अपॉन में पाई। अब इसके अपन बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे L से, मुख्य क्वांटम संख्या को N से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे L से। अब L है यहाँ पर, ये L किसको निरूपित करेगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से निरूपित करेंगे। L किसको निरूपित करेगा, उपकोष को। किसको निरूपित करेगा, उपकोष को। यानी कि कौन सा उप हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है D हो और हो सकता है F, हो सकता है क्या F हो। अब ये उपकोष यहाँ पर है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S P D और F। यहाँ पर तीनों ये चारों है, इन चारों की ही आकृति अलग अलग होती है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोष इन उपकोषों की आकृति को भी बताता है। कैसे, जैसे S की आकृति क्या होती है, गोलाकार। S की आकृति क्या होती है, गोलाकार, ये गोल। P की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। P की आकृति होती है डंबलाकार, इस प्रकार से। D की आकृति कैसी होती है, द्वि डंबलाकार। और F की आकृति थोड़ी जटिल होती है, इसमें 8 पालियां पाई जाती है। जैसे इसमें कितना है, पाली नहीं, इसमें कितना है 2 और इसमें पालियां कितनी होती है 4। और ये इसकी आकृति जटिल होती है, इसकी आकृति में 8 पालियां बनती है। 3D में बनी किसकी पालियां, तो इसकी है, इसमें पाली नहीं है, इसमें 2, इसका गुना 4 और 4 का गुना 8, तो इसमें 8 पालियां बनती है। ये गोलाकार, ये डंबलाकार, ये द्विडंबलाकार है। अब देखो n का मान और किस प्रकार किन चीजों को प्रभावित करेगा। अब ये देखो अपन जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तब n प्लस l का नियम आता है, n प्लस l का नियम आता है। तो n प्लस l का नियम आता है तो n प्लस l, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ऊर्जा के। किसके होता है, ऊर्जा के। जहां पर n प्लस l का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ता है, कम ऊर्जा वाले में पहले। इसका मतलब n प्लस l का मान जितना कम होगा उसमें पहले उतना ही पहले क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि ये n भी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है और l भी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। n के बारे में तो अपन ने चर्चा कर ली, और ये l का भी ध्यान रखना है। l किसको प्रभावित करेगा, ऊर्जा को। किसको प्रभावित करेगा, ऊर्जा को। अब देखो ये एक तो प्रभावित कर दिया, कोष की जो कोष है उसकी आकृति बता देगा, और एक क्या बता देगा, ये ऊर्जा के बारे में बता देगा। अब देखो इसके बाद में द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इसका नंबर कितना होगा, ये किस प्रकार से अपन ने अभी बोला था कि ये n l m और s है। ये l निर्भर करेगा n पर, m निर्भर करेगा l पर,
और एस तो किसी पर निर्भर नहीं करेगा इनमें से। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करेंगे अभी चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ मान दिए जाते हैं, इसमें एस पी डी और एफ, ये उपकोष है, ये उपकोष है एस पी डी और एफ। अब ये एस पी डी उपकोष है तो इसका मान कितना होता है एल का? एल का मान यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए आता है 0, इसके लिए आता है 1, इसके लिए आता है 2, इसके लिए आता है 3। इसके लिए कितना आता है 3। अब यहाँ पर उपकोष और एल का मान आ गया 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर n का मान सदैव ही ज्यादा होगा l से। n का मान हमेशा ज्यादा रखना है किससे? l से। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं तब उसमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। n का मान मतलब ज्यादा रहेगा हमेशा ही l से। अब इसके बाद देखते हैं अपन कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो ये कोई ना कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो बोल दिया कि n का मान 3 है, n का मान कितना है? 3 है। इसके लिए संभावित उपकोष ज्ञात करो, इसके लिए संभावित उपकोष ज्ञात करो। हमारे को पता होना चाहिए n का मान सदैव ही ज्यादा रहेगा किससे? l से। n का मान सदैव ज्यादा क्या रहेगा? l से। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? हो सकता है इसके लिए 3s हो सकता है इसके लिए क्या हो? 3p, हो सकता है इसके लिए क्या हो? 3d, हो सकता है इसके लिए क्या हो? 3f। अब ये होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी देखेंगे अपन। n का मान कितना है और l का मान देखो। n का मान कितना है? 3, l का मान कितना है? 0। n का मान कितना है? 3, l का मान कितना है? 1। n का मान कितना है? 3, l का मान कितना है? 2। अब ये देखो यहाँ पर n का मान कितना है? 3 और l का मान कितना होता है? 3। अब ये तो नियम फॉलो ही नहीं कर रही है कि n का मान सदैव ही ज्यादा होना चाहिए l से। क्या यहाँ पर ज्यादा हो रहा है क्या? ये तो बराबर हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके कितने समुच्चय बन गए? 3। तो ये 3 निर्भर करेंगे किस पर? ये 3 समुच्चय पॉसिबल है जबकि ये समुच्चय पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछता है 3 के लिए कौन कौन सा समुच्चय पॉसिबल है। तो याद रखना है n का मान सदैव ज्यादा रहेगा l से। और इसका मान, इस l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। 0 से लेकर क्या होता है? n-1 तक होता है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, उसके बाद में द्विघाती क्वांटम संख्या हो गया। अब अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से। और m रिप्रेजेंट किसको करेगा? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कोस। n के बाद में l आया, l किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? उपकोष। और ये रिप्रेजेंट करेगा कक्षक। इसका मतलब है m का प्रत्येक मान किसी न किसी, m का प्रत्येक मान किसी न किसी कक्षक को बताता है। m का प्रत्येक मान किसी न किसी कक्षक को बताता है। देखिए किस प्रकार से, जो m के टोटल मान होंगे, m के टोटल मान होंगे। अब देखो n, l, m और s, l निर्भर किस कर रहा था? n पर। m किस पर निर्भर करेगा? l पर। किस प्रकार से निर्भर करेगा? अपन m के टोटल मान निकालेंगे तो ये टोटल मान किस प्रकार से आएंगे? m के टोटल मान बराबर 2l प्लस में 1, 2l प्लस में 1। अब देखो ये चाहे से फॉर्मूला याद हो या ना हो, आगे इसमें अपन ट्रिक रखेंगे, इसके द्वारा अपन ज्ञात हो जाएगा ये कि 2l प्लस 1 के द्वारा कितने मान आएंगे या फिर वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो m के टोटल मान आए 2l प्लस में 1, लेकिन इनकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होगी? तो इसकी वैल्यू होगी माइनस में l से लेकर 0 और फिर जाएगी प्लस l तक। इनके मध्य जो सब आएंगे वो सभी के सभी मान रहेंगे। कैसे? जैसे मान लो यहां पर
p उपकोष। क्या है? p उपकोष। अब ये p उपकोष है, अब पूछ लेगा कि m के टोटल मान कितने संभव है। तो मेरे को पता है भाई p ज्ञात हो गया, और s p d f l के मान कितने होते हैं? 0 1 2 और 3। तो बताओ l का मान कितना आया? 1। जब l का मान 1 आया तो यहां पर क्या करेंगे? 2 इंटू l का मान कितना है? 1, तो 1 रख दो, प्लस में 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर 3 मान आए, लेकिन 3 मान आएंगे कौन कौन से? तो इसका मान कहां से लेकर और कहां तक होता है? माइनस का l। तो बताओ l का मान कितना है? 1, यानी कि माइनस का 1। फिर कौन आया? 0। फिर कौन आया? प्लस का l, इसका मान प्लस से 1। अब ये बताओ कितनी संभावना है? 1 2 3, तो 3 संभावना आ गई। 2l प्लस 1 टोटल मान बताएगा। इसका मतलब है ये संभावनाओं के बारे में बताएगा कि l का जो m का वैल्यू है वो कौन कौन सी हो सकती है। ये 3 वैल्यू नहीं है, ये तो संभावना है। क्या है? संभावना। और कौन कौन सी 3 संभावना है? माइनस का 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है। अब देखो इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, इसमें अपन अब बारी बारी प्रत्येक उपकोष का में कितने m के कितने मान होंगे वो सभी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें s की, फिर बात करेंगे p, फिर d और फिर क्या है? f। अब देखो यहां पर s है तो इसका में l का मान कितना होगा? 1 0 यहां पर l बराबर कितना होगा? 1, यहां पर l बराबर कितना होगा? 2, और यहां पर l बराबर कितना होगा? 3। देखो यहां पर l बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर तो m के टोटल मान कितने मान इसके संभव हो सकते हैं? तो 2l प्लस में 1 बराबर कितना होगा? 0 को 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। इसमें आया तो यहां पर l बराबर कितना है? 1। l बराबर कितना है? 1। तो यहां पर 2 इंटू 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 1 3 हो गए। इसमें 3 मान पॉसिबल है इसके। और यहां पर ये 2 आ गया तो 2 इंटू 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 टू द 4 और ये 5, इसके 5 पॉसिबल है। यहां पर आया, यहां पर 2 इंटू 3 प्लस में 1, तो यहां पर कितना हो गया? 7। ठीक है, तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि यहां पर इसका पता है हमारे को, इसका 1 होता है, तो इसमें 2 जोड़ो कितना गया? 3, इसमें 2 जोड़ो कितना गया? 5, इसमें 2 जोड़ो कितना गया? 7। अब ये किसके लिए होगा? देखो s में तो केवल और केवल s ही होता है, तो इसमें तो केवल s आ गया। इसमें 3 मान संभव है, तो ये कौन सा गया? और इसके लिए वैल्यू कितनी होगी? 0। और यहां पर कितना गया? 3। और 3 कौन कौन से हो सकते हैं? -1 0 और +1। देखो इसमें 0 है और इसमें 0 के एक इधर -1 और एक इधर +1। इसमें कितने हैं? 5। अगर अपन 5 मान ज्ञात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? बताओ l का मान कितना है? 2, तो माइनस का 2। माइनस 2 से पहले कौन आएगा? माइनस का 1। इससे भी पहले कौन आएगा? 0, और इसके बाद कौन आएगा? +1, और इसका बाद में +2, इसके बाद में +3। लेकिन +3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? माइनस के l से लेकर 0 और फिर प्लस का l तक, तो 3 नहीं हो सकता। देखिए इनको 1 2 3 4 5 आ गए, 1 2 3 3 आ गए। यहाँ पे कितना है? 0। तो यहाँ पर s का मान 0 है 1 के लिए, तो ये है तो 1 ही ना, तो 1 आ गया इसका। इसके बाद में देखो 7 के लिए, तो 7 के लिए l का मान कितना है? 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। इससे पहले माइनस का 2, इससे भी पहले माइनस का 1, फिर इससे पहले 0 0 के बाद +1 के बाद में +2 इसके बाद में +3। तीनों देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गए। 1 2 3 4 5 आ गए। 1 2 3 3 आ गए, और यहाँ पर कितना है? 1, केवल 0 है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गई। अब इसके बाद में चर्चा करेंगे अपन चक्रण क्वांटम संख्या। देखो चक्रण क्वांटम संख्या इन ना तो n पर निर्भर करेगी, ना l पर निर्भर करेगी, ना m पर निर्भर करेगी। अपन देखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या
देखिए चक्रण क्वांटम संख्या में स्पिन आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके लिए सीधा सा मतलब है इसका मान या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इसका मान प्लस माइनस हाफ में होगा, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। देखो वैसे तो देखा जाए पर्टिकुलर कि इसका मान प्लस क्लॉकवाइज के लिए प्लस होगा या माइनस होगा, वैसे तो कोई इसका मतलब फिक्स डेफिनेशन मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ लेते हैं या माइनस एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ किताबों में इसका अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस में हाफ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो माइनस का 1/2 लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये दिक्कत नहीं आएगी कि इसका मान प्लस का 1/2 होगा या माइनस का 1/2 होगा। क्वेश्चन सोल्व एन एल और एम से ही हो जाता है, यहाँ पर आगे एस पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी यहाँ पर एस में देखा जाए या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो प्लस हाफ ले सकते हैं, माइनस हाफ भी ले सकते हैं। अगर माइनस हाफ में दिया हो तो वो गलत नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ किताबों में देखा जाए तो इसका मान प्लस हाफ लेते हैं और इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस का 1/2। अब देखो अगर कब मतलब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17 वाले का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर ये दो के दो आ गए, इस मतलब ये तो युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये क्या है अयुग्मित। इसका मतलब अपने को किसके रूप में देखना है 3p5 के रूप में। p में कितने कक्षक होते हैं 3, p में कितने कक्षक होते हैं 3, 1 2 और 3, ये 3 कक्षक है। अब p में 3 कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब ये बताओ ये तो क्या हो गया युग्मित, ये भी क्या हो गया युग्मित। अयुग्मित कौन सा है ये वाला। चलो अब ये बताओ अपन चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें तो ये बताओ n का मान कितना आ रहा है, जो लास्ट में दिया गया हो, जो नंबर दे रखा हो वही क्या होता है n का मान। तो n का मान कितना है 3। अगर अपन l की बात करें तो चलो बताओ l किसको प्रदर्शित करेगा उपकोष को। उपकोष कौन है p, और p के लिए क्या देखा जाता है l का मान 1, s के लिए कितना होता है 0, तो p के लिए कितना हो गया 1। तो यहाँ पर l का मान कितना आएगा 1। इसके बाद में m का मान देखते हैं तो चलो बताओ ये कि m का मान कितना होता है माइनस का l, 0 और प्लस का l। तो माइनस का l का मतलब होता है माइनस का 1, 0 और प्लस का 1। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी, तो इसका मतलब m में से माइनस का 1 या 0 या होगा प्लस का 1, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। और s की बात करें या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ का 1/2। फिर भी अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में अधिकतर में ये दे रखा होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसमें प्लस हाफ दे दिया जाता है, प्लस हाफ, लेकिन प्लस हाफ हो सकता है और माइनस हाफ भी। अरे इसमें बोल रखा है कि p की उत्तेजित, p का मतलब फास्फोरस, फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो चलो पहले तो ये बताओ p कितने नंबर पे आता है फास्फोरस, ये आएगा 15 नंबर पर। 15 वाले के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे अपन, बोलो 1s2 2s2 2p6, तो 6 4 10 तो हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, तो 10 और 2 12 और 3 15। इसका मतलब ये आ गया। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 3s2 और 3p3। यहाँ पर ये रहा s और ये रहा 1 2 और 3, 1 2 और 3। p में कितने कक्षक होते हैं 3, और 3 में क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये बताओ नॉर्मली क्या होता है इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंद बनते हैं। लेकिन देखा होगा pCl5 बनता है, तो ये कब बनता है pCl5, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 3 ही बंद बनने चाहिए, pCl3 बनना चाहिए, लेकिन pCl5 भी होता है। फिर ये कैसे बना pCl5, पीसीएल5 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होना आवश्यक है। अब ये बताओ 3s भी आ गया, 3p भी आ गया, लेकिन 3d तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब 3d क्या है खाली, और d में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए 5, और ये 3d खाली। जैसे इसकी उत्तेजित अवस्था होगी
तो उत्तेजित कौन सा होगा? जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उत्तेजित होगा। अगर ये उत्तेजित हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां जाएगा? 3d पे। आ गया? अब इसमें बोल रखा है कि p की उत्तेजित अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के क्या ज्ञात करने हैं? मान। तो बताओ उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहां आया? 3d में। बताओ जो नंबर दे रखा हो वही किसका मान होगा? n का मान। तो n का मान बताओ, n बराबर होगा 3। n बराबर कितना होगा? 3। अब l बराबर आया, बताओ l किसको बताता है? उपकोष को। ये कोष और ये बताएगा उपकोष। बताओ उपकोष कौन है इसमें? d। तो d है इसमें। अब d है तो यहां पर s p और d 0 1 और 2। बताओ l का मान कितना आया? 2। इसके बाद में अपन m के मान ज्ञात करें तो बताओ m का मान कितना होता है? m की वैल्यू होती है माइनस में l से लेकर 0 और प्लस l। माइनस का l 0 और प्लस l। l कहां है यहां पर? 2, यानी कि माइनस का 2। इससे पहले कौन आता है? माइनस का 1। इससे पहले 0। इसके बाद में कौन आता है? प्लस 1। इसके बाद में प्लस 2। तो इन पांचों में से ही कोई एक होगा। जो यहाँ पर m का मान है इन पांचों में से कोई एक होगा। अब s की बात करें तो s का सीधा सा तरीका है प्लस माइनस का 1/2 कर दो। प्लस माइनस का 1/2 कर दो। इस प्रकार से अपन चक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर, क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी की क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। निम्न में से कौन सा समुच्चय उचित नहीं है? निम्न में से कौन सा समुच्चय उचित नहीं है? 4 ऑप्शन देगा, n, l, m और s। n, l, m और s। इसके बाद में क्या करना है? देखो यहां पर समुच्चय दे रखा होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहां पर n का मान 5 है, 4 है, माइनस का 2 दे रखा है और इसमें प्लस का हाफ दे रखा है। यहाँ पर 5 है, 5 है, यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है, प्लस का 1/2 दे रखा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1/2 दे रखा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 है और l का मान माइनस का 1/2। कुछ दे देगा s का मान। निम्न में से कौन सा समुच्चय गलत है? निम्न में से कौन सा समुच्चय गलत है? चलो ये बताओ। सबसे पहले तो क्या याद रखना है? n इज ग्रेटर देन l ऑलवेज। ये हमेशा सत्य है कि n की वैल्यू ज्यादा ही होगी l की। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, ज्यादा ही होना चाहिए। कौन सा समुच्चय दिख रहा है जिसमें n की वैल्यू l के बराबर है या ज्यादा है? यहाँ पर तो n से कम है, ये बराबर हो गया, ये तो नहीं हो सकता। इसमें कम है, इसमें भी कम है, चलो ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन ही पूछा था निम्न से कौन सा समुच्चय गलत है?